हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 8 की। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस डाइपोल पे टॉर्क कितना लगेगा। हमने अभी तक पढ़ा क्या है, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, +1 कूलाम के चार्ज पे लगने वाला फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है 5 न्यूटन पर कूलाम, तो इसका मतलब है कि 1 कूलाम को अगर रख दिया जाए तो 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अगर यहां पर हम लोग Q चार्ज को रख देते थे तो फोर्स कितना लगता था, Q × E। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इस तरीके से लिखते थे। तो डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, आपने किसी पॉजिटिव चार्ज को यहां पर रखा है, तो जो उस पे फोर्स लगेगा, क्योंकि Q की वैल्यू +Q होगी, तो जो उस पे फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अगर प्लस चार्ज रख दिया तो इस पे फोर्स भी सेम डायरेक्शन में। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसी और आपने एक -Q चार्ज को रख दिया है, तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा तो QE, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पर -Q आ जाएगा, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर नेगेटिव चार्ज रखा है तो उस पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज तो हमको पता है। अब चूंकि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉर्क को, और टॉर्क है हमारा टॉपिक क्लास 11th का, तो सबसे पहले मैं 2-4 मिनट यहाँ पर टॉर्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। आप में से जिनको टॉर्क के बारे में ऑलरेडी पता है वो वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं। टॉर्क होता क्या है, जैसे लीनियर मोशन में कोई बॉडी रखी है, कोई यहाँ पर अगर कोई फोर्स अप्लाई किया जाए तो ये क्या करेगी, बॉडी मूव करेगी, लीनियर मोशन करेगी। ठीक इसी तरीके से अगर किसी रॉड को, या फिर आप अपना फैन एज्यूम कर लो, रोटेट होता है, ये रॉड है, अगर यहां पर हमने हिंज लगा दिया, ठीक है, यहां पर फंसा हुआ है, यानी कि मूव नहीं कर सकता। फिर अगर आप मान लो इस तरफ फोर्स लगा रहे हो तो ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स इसको रोटेट करवाएगा। तो याद रखना कि जो काम लीनियर मोशन में फोर्स का होता है, ठीक वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क का होता है। यानी अब हम लोग बोल सकते हैं कि टॉर्क क्या कर सकता है, किसी भी, जैसे ये मार्कर है, मैंने यहां पर पकड़ लिया है, इसको रोटेट करवा सकता है, या अगर ये रोटेट हो रहा है तो इसको रोक सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं टॉर्क को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखो आप, अगर एक रॉड को मैंने यहां पर हिंज कर दिया और ये जो सेपरेशन है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वेक्टर R से। अगर एक फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, सपोज दैट 5 न्यूटन, और इस जो R की वैल्यू है ये है 2 मीटर, तो आप यहां से फील भी कर सकते हो कि अगर रॉड को यहां से फंसा दिया गया है, फोर्स उसी डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, वेक्टर R के, तो यहां पर एक तो ये फंसा हुआ है तो ये लीनियर मोशन करेगा नहीं। अगर कोई भी चीज मैंने यहां पर हिंज कर दिया है, आप फोर्स लगा रहे हो तो ये मूव करेगा नहीं, ये रोक के रखेगा। साथ ही साथ ये लगने वाला फोर्स हमारा रोटेट भी नहीं करवा रहा। यानी कि यहां से आप एक कंक्लूजन निकालोगे कि अगर फोर्स वेक्टर R के ही डायरेक्शन में लगता है तो वो फोर्स टॉर्क नहीं बनाता। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब अगर हम लोग इसी क्वेश्चन में, ये 2 मीटर था, ये वेक्टर R था, ठीक है, अगर हम लोग फोर्स को परपेंडिकुलर लगा देते 5 न्यूटन को, तो अब हमें दिखाई पड़ रहा है कि हाँ, अगर ऐसा सिचुएशन हो तो फिर क्या होगा, रॉड हमारी रोटेट कर जाएगी। टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर हम लोग बोलते हैं 5 × 2, यानी कि 10 न्यूटन मीटर। ये चीज समझ आ गई। एक थर्ड सिनेरियो लेते हैं। ये था हमारा R, यहां पर फोर्स सपोज दैट एक्ट कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, और वैल्यू ले लेते हैं इसकी 10 न्यूटन, ये है एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करेंगे, फोर्स तो हमारा ना ही R के पैरेलल लग रहा, ना ही R के परपेंडिकुलर लग रहा। तो इस केस में हम लोग ये जो फोर्स है इसके कंपोनेंट्स डिवाइड करेंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा, कंपोनेंट के बारे में आपको पता है, ये वाला कंपोनेंट होगा 10 cos 30 और ये वाला कंपोनेंट होगा
10 sin 30। सो अब इस फोर्स के हमने दो टुकड़े कर लिए। अब हमें पता है कि कौन सा फोर्स टॉर्क बनाएगा और कौन सा फोर्स टॉर्क नहीं बनाएगा। हमें पता है जो 10 cos 30 है वो वेक्टर r के अलोंग लग रहा है। सो वेक्टर r के अलोंग लग रहा है तो ये कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा। हम समझ जाएंगे 10 sin 30। अब sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, सो 10 इंटू 1/2 5 न्यूटन, और यहां पर जो टॉर्क आ जाएगा दिस लेंथ इंटू 5। सपोज दैट अगर ये हमारा 2 था, सो 2 इंटू 5 यानी कि 10 न्यूटन मीटर। चलो वेक्टर के बारे में भी समझ लेते हैं। हमने तो वैल्यू निकालना सीखा टॉर्क की, कि टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बट टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। सपोज दैट ये सिस्टम है, यहां से हिंज किया हुआ है, ये है वेक्टर r, यहां पर लग रहा है फोर्स F, और ये जो एंगल है थीटा। आप इस एंगल को जरा ध्यान से देखो। अगर इस वेक्टर को हम यहां से उठा के यहां पर प्लेस करें, वेक्टर r को यहां से उठा के अगर यहां प्लेस करें तो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा। ये है वेक्टर r, ये है F, सो दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो अभी मैंने बोला था कि आपको निकालने के लिए करना क्या है, आप इसके दो कंपोनेंट करोगे। ये हो जाएगा हमारा F cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा F sin थीटा। आपको F sin थीटा कौन सा फोर्स मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना, हमें मल्टीप्लाई करना है वो फोर्स जो R के परपेंडिकुलर लग रहा हो। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे F sin थीटा को इस लेंथ से। अगर ये वेक्टर R है तो मैग्नीट्यूड होगा R, और यही होगा हमारा टॉर्क, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू R F sin थीटा। ठीक है, अब जिन लोगों को वेक्टर की नॉलेज है तो उन्हें पता होगा कि ये है अगर वेक्टर A, ये है वेक्टर B, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है यानी वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ये होता है AB sin थीटा। तो अगर A क्रॉस B को AB sin थीटा लिख सकते हैं तो रिवर्स भी तो पॉसिबल है ना, AB sin थीटा को A क्रॉस B भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देखना R भी एक वेक्टर है, F भी एक वेक्टर है, फोर्स भी हमारा वेक्टर होता है। सो RF sin थीटा को क्या लिख देंगे, R क्रॉस F। देखो इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो आएगा वही RF sin थीटा। एक चीज का ध्यान रखना, मैंने जो एंगल लिया है ये वाला लिया है, तो अगर कभी भी एंगल चेंज कर दें, आपको ये वाला एंगल दे दें, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा कॉस का। तो आपको ये नहीं कि मैंने तो बोला था कि साइन थीटा वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला है कि जो फोर्स इस R के परपेंडिकुलर लगे उस फोर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो R क्रॉस F मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है उसको समझो आप। यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो सिर्फ आपको एक नंबर मिलेगा, जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में 10 मिला था, बट हमें डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन चाहिए। सो R क्रॉस F, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, पहले वेक्टर की तरफ अपना हाथ रखते हैं और दूसरे वाले वेक्टर की तरफ घुमाते हैं स्मॉल एंगल की तरफ से। जैसे अगर यहां पर A क्रॉस B की बात करें, सो हमें दिख रहा है कि स्मॉल एंगल यही है, देखो ये है एक एंगल, दूसरा एंगल ये है, सो छोटा वाला एंगल थीटा है। सो हम क्या करेंगे, A की तरफ हाथ रखेंगे और B की तरफ फोल्ड करेंगे, तो जो हमारे थंब का डायरेक्शन होता है यानी कि आपके मोबाइल स्क्रीन के बाहर, ये होगा डायरेक्शन किसका, A क्रॉस B का। ठीक इसी तरीके से अगर यहां पर हम लोग टॉर्क के डायरेक्शन की बात करें तो है R क्रॉस F। सो आपको क्या करना है, आपको पहले अपना हाथ R की तरफ रखना है और उसको फोल्ड करना है स्मॉलर एंगल की तरफ, ऐसे नहीं पूरा, हमें स्मॉलर एंगल की तरफ से फोल्ड करना है। सो स्मॉलर एंगल इस केस में थीटा है, R की तरफ हाथ को रखेंगे, F की तरफ फोल्ड करेंगे, और इस केस में जो हमारा डायरेक्शन आएगा वो इनवर्ड आ रहा है, आपकी स्क्रीन के अंदर जा रहा है, आप देख रहे हो ना। सो इस तरीके से डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। ये था हमारा क्लास 11th का बेसिक्स, जो आपको पहले से पता होना चाहिए। पता था तो अच्छी बात है, नहीं तो अब आप जान गए होंगे। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, आगे आप लिख लेना, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम हो। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेलल लाइंस को बनाएंगे। तो डायग्राम थोड़ा इधर बनाते हैं। ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पैरेलल लाइंस को क्यों बनाते हैं ये भी मैंने बताया था, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्लोजनेस होती है वो दिखाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो हर जगह पे क्लोजनेस सेम होनी चाहिए। क्लोजनेस सेम रहेगी यानी कि लाइंस पैरेलल होंगी, क्लोजनेस सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह पे बराबर है। एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब समझना, यहां पर हमने रख दिया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू चार्ज सपोज दैट यहां पर है और प्लस क्यू चार्ज हमारा यहां पर है। इन दोनों को हम लोग एक बहुत स्मॉल रॉड से ज्वाइन कर दे रहे हैं, बहुत लाइट रॉड से। इस रॉड का अपना खुद का कोई वेट नहीं है, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। अब होगा क्या, आप देख सकते हो कि जो प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा, अभी मैंने बताया था किधर लगता है प्लस चार्ज पे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और कितना लगता है, हम बोलेंगे Q इंटू ई। सो ये हो गया हमारा फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। ठीक इसी तरीके से माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, इस पे भी लगेगा उतना ही, Q इंटू ई, बट किस डायरेक्शन में, माइनस के। याद रखना, माइनस को लेके कंफ्यूज मत होना, माइनस से सिर्फ हमें डायरेक्शन का अंदाजा लगता है कि लगने वाला फोर्स किस तरफ एक्ट कर रहा है। तो ये सिचुएशन हो गई। ये है हमारा डाइपोल, एक फोर्स जो यहां पर लग रहा है प्लस क्यू पे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा फोर्स जो माइनस क्यू पे लग रहा है वो इधर लग रहा है। तो आप फील कर सकते हो कि इसकी टेंडेंसी क्या होगी, रोटेट करने की टेंडेंसी होगी। रोटेट करने की टेंडेंसी है, इसका मतलब यहां पर टॉर्क एक्ट कर रहा है। चलो पहले फोर्स की भी बात कर लेते हैं। यहां पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स आप याद रखना कितना है, जीरो है सिस्टम पे। क्यों जीरो है, दो फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट हैं। देखो आप, क्यू ई इधर लग रहा है माइनस क्यू, और क्यू ई इस डायरेक्शन में। सो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं। सो पूरा सिस्टम का ये जो सेंटर ऑफ मास है, जो यहां कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, वो नहीं मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स नहीं लग रहा है, कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा यहां पर, सिर्फ सिस्टम रोटेट करेगा। तो देखते हैं टॉर्क कैसे निकालेंगे। सपोज दैट डाइपोल मोमेंट का जो एंगल था, डाइपोल मोमेंट मतलब मैंने बोला था माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जो ये वेक्टर बनता है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल मोमेंट का जो एंगल था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो था थीटा। सो यहां पर आप इसको थोड़ा सा डॉटेड बना लो। मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू को रब कर दे रहा हूं ताकि जो डायग्राम है वो क्लियर दिखाई पड़े। ऐसे आप थोड़ा सा डॉटेड लाइन से इंक्रीज कर लो। अब देखो आप, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ठीक इसी तरीके से ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, आप निकाल सकते हो, थीटा है तो ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा। सो इस क्यू ई के दो कंपोनेंट आप कर दो। एक कंपोनेंट हो गया ये वाला क्यू ई कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा, कितना आएगा, क्यू ई साइन थीटा। ठीक इसी तरीके से यहां पर भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट होगा क्यू ई कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा क्यू ई साइन थीटा। अब हमने जो अभी टॉर्क के बारे में पढ़ा था उसको रिकॉल करते हैं। मैंने बोला था कि अगर फोर्स अलोंग आर लग रहा तो वो टॉर्क नहीं बनाता। आप दरवाजे को खींचो ऐसे, ठीक है, दरवाजा यहां पर लगा है हिंज, यहां पर दरवाजा, आप इधर खींचोगे तो वो नहीं रोटेट करेगा। आप इस आर के परपेंडिकुलर जब फोर्स लगाओगे तो रोटेट करेगा। ठीक है, सो यहां पर जो दोनों क्यू ई कॉस थीटा हैं वो किधर लग रहे हैं, आप ध्यान से देखो, इसके लेंथ के ही अलोंग लग रहे हैं। सो क्यू ई कॉस थीटा दोनों जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, टॉर्क नहीं बनाएंगे। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। टॉर्क क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये इसकी लेंथ के अलोंग लग रहे हैं। आप लिख लेना, बोथ क्यू ई कॉस थीटा will not make any torque because they are acting in the direction of its length। चलो क्यू ई कॉस थीटा का कोई लेना देना नहीं, क्यू ई साइन थीटा की बात करते हैं।
क्यू ई साइन थीटा एक इधर लग रहा दूसरा इधर लग रहा, तो इसकी टेंडेंसी होगी रोटेट करवाने की, तो यानी कि क्यू ई साइन थीटा टॉर्क बनाएगा। अब हमें एक चीज पता है कि अगर यहां पर एक पेन रखा है, आप एक फोर्स इधर लगाओ दूसरा फोर्स इधर लगाओ, अगर पेन यूनिफॉर्म है तो वो कहां से रोटेट करेगा, हमें पता है सेंटर से रोटेट करेगा। सो यानी कि इस केस में जो पॉइंट ऑफ या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो सेंटर से पास होगी। सो ये लेंथ हो गई ए, और इसी तरीके से ये वाली भी लेंथ कितनी हो गई ए, क्योंकि हमने डाइपोल में जो लेंथ लिया था उसको लिया था 2a। ठीक है, सो टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। मान लिया कि इस क्यू ई साइन थीटा का जो टॉर्क है वो τ1 है और इसका जो है वो है τ2। सो नेट टॉर्क जो आएगा, चलो पहले τ1 निकाल लेते हैं। τ1 की वैल्यू कितनी आएगी, मैंने बोला था फोर्स को मल्टीप्लाई करो ए से। कौन से फोर्स को, जो इस लेंथ के परपेंडिकुलर लगे। सो क्यू ई साइन थीटा तो परपेंडिकुलर ही लग रहा है, सो हम लोग लिखेंगे क्यू ई साइन थीटा इंटू ए। फिर इसी तरीके से τ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू ई साइन थीटा इंटू ए। जो नेट टॉर्क अगर हम लोग लिखेंगे टाउ नेट, सो τ1 प्लस τ2। अब यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आया तो फिर मैं बता दे रहा हूं। जब फोर्सेस की बात करते हैं तो हम उन्हें एज इट इज नहीं जोड़ते। मैंने ये चीज आपसे पहले भी बोला था जब वेक्टर के बारे में बता रहा था कि फोर्सेस जो होते हैं वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, तो उनको हम एज इट इज नहीं जोड़ते, हमको वेक्टर सम करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर 3 न्यूटन लग रहा 4 न्यूटन लग रहा, मैं पूछ रहा हूं बताओ कितना होगा ओवरऑल, तो आप 7 नहीं बोल सकते। अगर आपको पता चल जाए कि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो आप बोल सकते हो 4 + 3 7। बट अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता तो हो सकता है कि दोनों अपोजिट लग रहे हो, तो हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। बट मैं यहां पर डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं उसको समझना। देखो ये है पेन, एक फोर्स इधर लग रहा दूसरा फोर्स इधर लग रहा, सपोज दैट बीच में ये हिंज है। ये वाला फोर्स इस पेन को कैसे रोटेट करवाने की टेंडेंसी रख रहा है, देखो ये पेन है इस डायरेक्शन में रोटेट करवाने की टेंडेंसी रख रहा है ऐसे, और ये वाला भी जो फोर्स है वो किधर रोटेट करवाने की टेंडेंसी रख रहा, इधर। सो ध्यान से देखो आप कि दोनों फोर्सेस इस सिस्टम को सेम डायरेक्शन में रोटेट करवाने की टेंडेंसी रख रहे हैं। सेम डायरेक्शन में रोटेट करवाने की टेंडेंसी रख रहे हैं मतलब जो टॉर्क है वो सेम डायरेक्शन में है। सो इसीलिए दोनों टॉर्क यहां पर जो है वो सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली ऐड कर दिया है। सो नेट टॉर्क इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू ई साइन थीटा इंटू ए प्लस क्यू ई साइन थीटा इंटू ए। नेट निकल आएगा हमारा 2QAE साइन थीटा। ठीक है, अब हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट कितना होता है, मैंने बोला था P = Q × 2A। सो आप जरा यहां पर ध्यान से देखो, Q × 2A पहले से लिखा हुआ है, सो हम लोग क्या लिख देंगे, नेट टॉर्क इज 2QA को रिप्लेस कर देंगे P से, सो आ गया PE साइन थीटा। अब PE साइन थीटा, P भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, टाउ नेट = P × E। ठीक है, अगेन याद रखना इन दोनों इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है, यहां पर सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता चलेगा जबकि यहां पर डायरेक्शन। सो चलो डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं, कैसे निकालेंगे इस केस में। सो आप पहले बना लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, और P डाइपोल मोमेंट मैंने बोला था माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। सो अगर डाइपोल मोमेंट को मैं उठा के बनाऊं यहां पर तो कुछ ऐसे बनेगा, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। सो टॉर्क कितना लगेगा, P साइन थीटा निकाल लिया हमने। और डायरेक्शन कौन सी होगी, अगर हमसे डायरेक्शन पूछा जाए तो पहले हमें P की तरफ हाथ रखना है, फिर हमें E की तरफ फोल्ड करना है, डायरेक्शन आएगी इनवर्ड। ठीक है, सो इस इक्वेशन में डायरेक्शन इंक्लूडेड है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सो हमें समझ आ गया है कि क्या होता है टॉर्क, कितना लगता है और उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हम लोग थोड़े से चेंजेस करेंगे और देखेंगे कि अगर क्वेश्चंस को आपसे घुमा के पूछ लिया जाए तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे।
ये कहने से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको डाइपोल मोमेंट सपोज दैट मैंने दे दिया 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सपोज दैट ये है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और मैंने पूछ लिया कि बताओ इस पे टॉर्क कितना होगा वेक्टर फॉर्म में, यानी कि डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब देखो अगर इस तरीके से मैं बना के देता कि ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू है सपोज है 10 न्यूटन पर कूलाम, यहाँ पर एक डाइपोल रखा है, आपको डाइपोल की लेंथ दी होती और चार्ज की वैल्यू दी होती, तो आप सिंपली चार्ज इनटू लेंथ करके P निकाल लेते, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देते और साइन थीटा लगा देते, सो P साइन थीटा। ये हमें समझ आता है, बट इस केस में कैसे अटेम्प्ट करेंगे, यहां पर हमको नहीं पता चार्ज कितना है, सेपरेशन कितना है। चलो चार्ज सेपरेशन की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहां पर P की वैल्यू दी हुई है, लेकिन एंगल हमें पता ही नहीं है कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है। सो यहां पर हमें सीधे वेक्टर का फॉर्मूला लगाना है, जिसे हमें पता ना कि A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, जिनको नहीं याद है वो देखना। जैसे A क्रॉस B हमारा होता है AB साइन थीटा, एक तरीका तो ये है कि AB साइन थीटा आप मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लो और उसके बाद डायरेक्शन A क्रॉस B हाथ घुमा के कर लो। दूसरे तरीके में हम लोग जैसे अगर A की वैल्यू दी हुई है सपोज दैट AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, वेक्टर B इक्वल टू A2I कैप प्लस B2J कैप प्लस C2K कैप। ये उनके लिए नहीं है जिनको ऑलरेडी पता है, वो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाए तो कैसे निकालते हैं A क्रॉस B? A क्रॉस B लिखते हैं, दो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी I J K। A क्रॉस B पूछा है तो पहले A की वैल्यू उसको लिखते हैं, यानी I की वैल्यू कितनी है, A1 है, फिर B1 है, फिर C1, इसी तरीके से यहाँ पर A2 B2 C2। फिर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना हम लोग एग्जांपल में सीखेंगे। सो अब निकालते हैं A क्रॉस B। देखो सॉरी P क्रॉस E, हमको निकालना है टॉर्क, सो टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। अब कैसे कैलकुलेट करना है, हमें दो लाइन ड्रॉ करनी है P क्रॉस E। सो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे I J K। P की वैल्यू कितनी है, देखो P पहले आ रहा है, सो P है 2 4 और -3। E कितना है हमारा, सिंपली I है, इसका मतलब 1I, सो 1 यहां पर -1 और 2। अब इसको सॉल्व करना आप ध्यान से सीखना। I को हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी आगे कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब वो पॉजिटिव है, फिर ब्रैकेट इस तरीके से करना है। I को आपने लिया है, सो I जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हाइड कर देना है, तो अगर हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ यही चारों चीजें बचेंगी ना, 4 -1 2 -3। सो 4 2 8, माइनस का साइन लगा के -1 इंटू -3, सो -1 इंटू -3 कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ये चीज समझना है कि जो चारों चीजें होती हैं जैसे A B C D, सो हम लोग करते हैं AD माइनस BC, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो आ गई I की वैल्यू, I को प्लस में लिए थे, J को माइनस में लेते हैं, सो J को लेते ही कौन कौन सा रो गायब हो गया, ये रो और ये कॉलम हमारा गायब हो गया, तो बचा क्या, आप ध्यान से देखो, ये चला गया और ये बीच का चला गया, सो बचा हमारा 2 1 -3 2, सो 2 2 4, फिर माइनस का साइन लगा के 1 इंटू -3, सो आ जाएगा -3, सो J भी हो गया। फिर लेंगे हम लोग प्लस के, सो प्लस के, और यहां से आ जाएगा K को लेते ही ये दोनों चीजें चली गई, बचा क्या 2 इंटू -1 यानी कि -2, और फिर माइनस का साइन लगा के 1 इंटू 4 यानी कि 4। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 8 -3 यानी कि 5I कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 7 यानी कि 7J कैप, और -2 -4 ही हो जाएगा -6, और बाहर आके -6 रहेगा तो -6K कैप। ये तो आ गई टॉर्क की डायरेक्शन, यानी कि x एक्सिस के अलॉन्ग 5 जाना है, y के अलॉन्ग -7 और z के अलॉन्ग -6, यानी टॉर्क इस डायरेक्शन में कहीं पर लगेगा।
अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछ ले कि भाई मुझे तो एक नंबर चाहिए, बताओ कि मैग्नीट्यूड कितना है टॉर्क का, तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेक्टर में। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस -7 का भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? सेम ही आएगा 49, और फिर प्लस -6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36। इस तरीके से हम निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड की टॉर्क की वैल्यू कितनी है। सो ये चीज आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब कुछ और चीजों की बात करते हैं, मैक्सिमम टॉर्क की, जो मैंने उस जगह पे डिराइव करवाते वक्त नहीं बताया था। मैंने बोला था कि ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E। यहां पर एक डाइपोल रखा है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो टॉर्क कितना लगता है? टॉर्क लगता है P क्रॉस E या फिर PE साइन थीटा। ठीक है, ये चीज हमने डिराइव किया था। सो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, इस चीज को आप देखना। अगर ये डाइपोल परपेंडिकुलर होता इस तरीके से, यही डाइपोल अगर परपेंडिकुलर रखा होता तो ये एंगल कितना हो जाता? 90 डिग्री हो जाता। और ओरिएंटेशन चेंज करने में ना P की वैल्यू चेंज होती, ना ही E की वैल्यू चेंज होती। सो हम लोग बोलेंगे कि टॉर्क हमारा मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, और इसके लिए थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। सो याद रखना, जब कभी भी डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उस टाइम पे टॉर्क जो होता है वो मैक्सिमम होता है। और कितनी वैल्यू आएगी? अगर मैक्सिमम टॉर्क की हम लोग बात करें, सो टॉर्क इक्वल टू PE, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो किसी भी डाइपोल पे जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उस पे मैक्सिमम टॉर्क P इंटू E लग सकता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर डाइपोल की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो तो उस केस में एंगल कितना हो जाएगा? 0। ये चीज समझ आती है ना? अभी डाइपोल मोमेंट ऐसा है, अगर डाइपोल को हम लोग ऐसे पैरेलल रख देते तो बोलते एंगल 0 होगा और साइन 0 की वैल्यू आ जाती 0। सो जब कभी भी डाइपोल पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल रखा होता है तो उस केस में जो नेट टॉर्क होता है वो 0 बनता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। स्टेबल और अनस्टेबल देख लेना, ये कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन होती है ये हम सभी को पता है, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। क्या होता है? जैसे अगर कोई पेन रखा है किसी टेबल पे तो वो इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि सारे फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं वो ओवरऑल 0 हो जा रहे हैं। हम ये यूं बोलेंगे कि इसका स्टेट नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, ये चीज हमें समझ आ गई। सो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां पर स्टेबल और अनस्टेबल क्या कह रहे हैं इसको ध्यान से समझना। सपोज दैट आपके पास एक बाउल है, कटोरा है स्फेरिकल, यहां पर आपने एक छोटा सा बीड रख दिया। अब यहां पर है ये इक्विलिब्रियम में है, ये चीज हमको समझ आ रही क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, सारे नेट फोर्सेस 0 हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा पुश करके छोड़ दो या फिर थोड़ा सा फूंक मार के छोड़ दो तो फिर क्या होगा? ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे करके वापस से वहीं आ जाएगा। यानी ये क्या है? स्टेबल है। आप इसको थोड़ा सा डेविएट करने की कोशिश कर रहे हो बट ये वापस से अपनी ही पोजीशन पे जहां पे था वहीं आने की टेंडेंसी रख रहा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल। ठीक है, यानी ये स्टेबल ओरिएंटेशन है। अगर हम लोग कटोरे को उल्टा कर दें और यहां पर बीट को एकदम बैलेंस करके रख दें, ठीक है, बैलेंस करके रख दिया यानी कि ये मूव नहीं कर रहा, मतलब इक्विलिब्रियम तो है, इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर इस केस में आप अगर थोड़ा सा भी पुश आपने दिया, एक हल्का सा अगर आपने फूंक भी मार दिया तो क्या होगा? ये सीधे नीचे आएगा। यानी कि हल्के से डिस्टरबेंस से जो ओरिएंटेशन था वो कंप्लीटली चेंज हो गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमें ये नहीं पढ़ना, हमें डाइपोल के बारे में पढ़ना है। यहां से सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि स्टेबल और अनस्टेबल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। देखो आप,
दो के इधर मैं ले रहा हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम और इधर ले रहा हूं अनस्टेबल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारी, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, यानी कि टॉर्क कितना लगेगा, 0 लगेगा, क्योंकि अगर टॉर्क की कोई वैल्यू होगी तो डाइपोल की रोटेट करने की टेंडेंसी रहेगी। रोटेट करने की टेंडेंसी का मतलब क्या, अगर आप डाइपोल को छोड़ दोगे तो वो रोटेट कर जाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है। टॉर्क 0 होना चाहिए। 0 कब हो सकता है, जब डाइपोल को इस तरीके से रखें, यहां पर है हमारा माइनस क्यू चार्ज, यहां पर है प्लस क्यू चार्ज, या फिर रिवर्स कर दें, यहां पर है प्लस क्यू चार्ज और यहां पर है माइनस क्यू चार्ज। इसको हमने ज्वाइन कर दिया एक मासलेस रॉड से। ध्यान से देखना, यहां पर डाइपोल मोमेंट किधर है, माइनस से प्लस की ओर, यानी कि एंगल कितना है, थीटा जो है वो 0 डिग्री है। किसके किसके बीच में, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, जबकि यहां पर जो एंगल है वो है 180 डिग्री। ठीक है, रिवर्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है और डाइपोल मोमेंट इधर है, तो दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री या पाई रेडियन। सो ये चीज क्लियर है। अब देखते हैं कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूं कि स्टेबल है। ध्यान से आप देखो, माइनस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर, ठीक है, माइनस वाले चार्ज पे ये फोर्स किधर लगता है, अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इधर लगेगा, और प्लस वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर लगेगा। सो आप ध्यान से देखो कि कौन सी सिचुएशन हो गई कि डाइपोल एक रॉड से फंसा हुआ है, एक फोर्स इधर लग रहा, दूसरा इधर लग रहा, ना ही ये ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, ना ही ये रोटेशनल करेगा। अब क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करो, सपोज दैट आपने क्या किया, अपनी उंगली से इसको थोड़ा सा हिला दिया। सो आप इमेजिन करो कि अगर आप एक रॉड को 2 रबर बैंड से बांध के रखा है आपने, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी खींच रहा है रॉड, अगर आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वो वाइब्रेट करके वापस से उसी ओरिएंटेशन में रहने की कोशिश करेगा। ये चीज समझ आती है ना, कि अगर इस तरीके से आपने थोड़ा सा अगर डेविएट भी कर दिया तो ये वापस से किधर जाने की टेंडेंसी है, जिस ओरिएंटेशन में था उसी ओरिएंटेशन में जाने की टेंडेंसी है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां से याद रखना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होता है, 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहां पर बात करें तो माइनस वाले चार्ज पे हमको तो ये पता है कि जो माइनस का चार्ज होगा उस पे फोर्स अपोजिट लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो ये है हमारा माइनस का चार्ज, और फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है, प्लस x, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर और प्लस वाले पे फोर्स लगेगा इधर। अब आप देखो सिनेरियो क्या हो गया है कि एक रॉड है, मैं भी इधर से पुश कर रहा हूं, आप भी इधर से पुश कर रहे हो, है तो इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ना ये मूव कर रहा है ना ही रोटेट हो रहा है। बट अगर कोई थर्ड पर्सन आके उंगली से थोड़ा सा भी दबा देगा तो क्या होगा, ये पूरा रोटेट कर जाएगा। समझ आ रही है ये बात ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये अनस्टेबल है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री हो। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सो अभी तक हमने जितनी भी बातें करी वो सारी थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब क्या हो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, dipole placed, if dipole is placed in non-uniform electric field, नॉन यूनिफॉर्म से मेरा सेंस क्या है, जहां पर अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अलग अलग हो। यहां पर देखना, इधर जो यूनिफॉर्म था उसका डिस्कशन करेंगे, इधर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, सारे रिजल्ट्स हमको मिले थे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म थी, हमने उसको पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया था। यहां पर था हमारा माइनस क्यू चार्ज और यहां पर था हमारा प्लस क्यू चार्ज। तो इस केस में जो नेट फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था, 0। क्यों 0 लग रहा था, क्योंकि QE फोर्स इधर लग रहा था और QE फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में माइनस चार्ज पे लग रहा था।
तो एक ही सिस्टम पे अगर दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट लग रहे हैं तो उस केस में नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो नहीं मूव करेगा। ये जो सेंटर ऑफ मास है ये अपने ही पोजीशन पे बना रहेगा। हो सकता है कि डाइपोल रोटेट करे बट सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा अपने ही ओरिएंटेशन पे। तो इस केस में नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन टॉर्क हो सकता है। टॉर्क कब नहीं होगा? जब डाइपोल को पैरेलल या एंटी पैरेलल प्लेस करेंगे तब, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रख दिया गया तो सिर्फ टॉर्क हो सकता है। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल को रख दें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब हम लोग पैरेलल लाइंस नहीं बना सकते, इस चीज का ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन से इंडिकेशन हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है। मैंने कोई इस तरीके से ले लिया, सेपरेशन अलग अलग है, क्लोजनेस कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, यहां पर मैंने रख दिया एक डाइपोल, ठीक है। सो अब इस केस में क्या होगा, देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर जिस भी डायरेक्शन में हो हमें नहीं पता, मैं सिर्फ एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सपोज दैट इधर है तो फोर्स इधर लगेगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सपोज दैट ऊपर की तरफ है तो फोर्स नीचे लगेगा। किधर भी लग सकता है, इसको हम लोग अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ मेरे बताने का मतलब यह है कि यहां पर जो दोनों फोर्सेस होंगे वो जरूरी नहीं इक्वल हों, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अगर फोर्सेस अलग अलग लगेंगे तो इस केस में जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगी। जीरो नहीं होने का मतलब क्या है, कुछ सर्टेन फोर्स एक्ट कर सकता है, और अगर एक्ट करेगा तो ये जो सिस्टम है ये ट्रांसलेशनल यानी कि लीनियर मोशन भी करेगी, ठीक है। इस केस में फोर्सेस इक्वल अपोजिट थे, नेट फोर्स जीरो था, ये जो सिस्टम था लीनियर मोशन नहीं कर रहा था, बट इस केस में सिस्टम लीनियर मोशन कर सकता है और यहाँ पर टॉर्क तो लग ही सकता है क्योंकि फोर्सेस लग रहे हैं। ये हो सकता है कि ये टॉर्क बनाए कुछ, तो यानी कि यहाँ पर फोर्स भी हो सकता है और टॉर्क भी हो सकता है। जबकि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो नेट फोर्स जीरो होगा और टॉर्क की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।